C3 साइकिल, जिसे ही केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि इसे देने वाले जो साइंटिस्ट है वो है आपके मेल्विन केल्विन साहब। कुछ कार्बन तो चले जाते हैं आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, और कुछ कार्बन जैसे कि 5 कार्बन आपके चले जाएंगे फिर से RuBP को रीजनरेट कराने के लिए। अब ये जो मैलिक और अस्पेटिक एसिड है ये यहाँ पे फॉर्म करेगा पायरुविक एसिड पे। बेटा ये 4 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का था, ठीक है। हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कि पार्ट है आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर का। बेटा इस चैप्टर में आपने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे आपका प्लांट सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP या NADPH2 बनाता है, साथ साथ में ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है। पर बेटा फोटोसिंथेसिस का जो मेन एम है खाना बनाना, क्या वो आपके लाइट रिएक्शन में हुआ क्या? नहीं, वही होता है आपके डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस में। अगर डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है क्या? C3 साइकिल, जिसे ही केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि इसे देने वाले जो साइंटिस्ट है वो है आपके मेल्विन केल्विन साहब, ठीक है। बेटा एक चीज याद रखना, अगर प्लांट को खाना बनाना है तो हमेशा वो बनेगा C3 साइकिल के थ्रू ही, केल्विन साइकिल के थ्रू ही, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज द यूनिवर्सल साइकिल प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, क्योंकि इसी से खाना बनने वाला है, ठीक है। अभी इन मेल्विन केल्विन साहब ने आपके रेडियो आइसोटोप ऑफ द कार्बन को यूज किया था, और इन्होंने वर्क किया था क्लोरेला या सेनेडेस्मस पे, जो कि आपका ग्रीन एल्गा है, ठीक है। अगर हम डार्क रिएक्शन की साइट की बात करते हैं तो वो होता है आपके स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। बेटा मुझे बताओ स्टार्स आपको कब दिखाई देती है? रात में। रात में क्या होता है? अंधेरा, तो उससे याद रखना डार्क रिएक्शन, और स्टार्स से याद रखना आपका स्ट्रोमा वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम C3 साइकिल की बात कर रहे हैं तो वहां पे 3 मेन स्टेजेस होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इनमें से कार्बोक्सिलेशन इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्रिशियल स्टेप ऑफ योर C3 साइकिल। चलो देखते हैं यहाँ पे खाना बन कैसे रहा है। इनके बेटा स्ट्रोमा में प्रेजेंट है RuBP, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसके पास आ जाएगा आपका CO2, उसके साथ साथ पानी तो प्लांट ले ही रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम ये बना देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ है इस साइकिल में वो 3 कार्बन का है, दैट्स व्हाई द नेम इज C3 साइकिल। याद रखना इसके पास 5 कार्बन, इसका 1 कार्बन, 6 कार्बन में, यहाँ पे इसके पास तो 3 ही कार्बन है, तो बेटा 3-3 कार्बन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, और इस स्टेप को बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन। याद रखना ये जो रुबिस्को है इसके पास O2 के साथ CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन के लिए भी एफिनिटी होती है। मतलब अगर इसके सराउंडिंग में O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उस केस में ये CO2 ऑक्सीजन को यहाँ लेके आएगा और एक वेस्टफुल प्रोसेस चला देगा, जिसे बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। पर अगर इसके सराउंडिंग में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि इस केस में, तो बेटा ये CO2 को इसके साथ बाइंड कराएगा और आपकी C3 साइकिल को चलाएगा, जो कि एक यूजफुल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे बन क्या रहा है? आपका खाना बन रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी आप बोलोगे कि मैम O2 CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो बेटा रुबिस्को आपके CO2 को लेके आएगा, क्योंकि उसके CO2 के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अभी देखो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका बना देता है ट्रायोस फॉस्फेट को, और इस स्टेज को बोला जाता है रिडक्शन, जिस दौरान आपका प्लांट 2 ATP के साथ साथ 2 NADPH को भी यूटिलाइज करता है। देखो बेटा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे 3PGA के, और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके ट्रायोस फॉस्फेट के। 2 मॉलिक्यूल्स बने 3-3 कार्बन के, मतलब कितने हो गए? 6 कार्बन। इनमें से कुछ कार्बन तो चले जाते हैं आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, और कुछ कार्बन जैसे कि 5 कार्बन आपके चले जाएंगे फिर से RuBP को रीजनरेट कराने के लिए, जिस स्टेप में अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपका प्लांट क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ग्लूकोज के पास सिर्फ एक ही कार्बन है क्या? नहीं, C6H12O6 होता है, मतलब 6 कार्बन होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस साइकिल को तो हमने बस एक ही बार चलाया था ना, एक ही CO2 यहाँ से लाया था और एक ही बार यहाँ पे एक कार्बन को भेजा था। अभी अगर एक पूरा ग्लूकोज बनाना है तो 6 बार CO2 का फिक्सेशन, मतलब 6 बार साइकिल को चलाना है। जब एक CO2 हमारे पास आया तो उसके फिक्सेशन के लिए यहाँ पे रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH, और रीजनरेशन में 1 ATP, मतलब टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 को हमने यूटिलाइज किया है। तो जब 6 CO2 का फिक्सेशन होगा, मतलब जब 1 ग्लूकोज बनेगा, तो उस दौरान 18 ATP और 12 NADPH आपका प्लांट यूटिलाइज करेगा, जो कि प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। बेटा ये थी बातें C3 साइकिल के बारे में, जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, ये वाले मेन पॉइंट्स। अभी बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की कि जहां पे
जो आपका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का नहीं होता है, 4 कार्बन का होता है। ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है C4 प्लांट, या इस पाथवे को बोला जाता है C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे। बेटा ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई टेम्परेचर है, पर उस कंडीशन में भी प्लांट को खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बेटा ये ऐसे कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं कि जो कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन में भी खाना बना लेते हैं। तो देखते हैं कि वो प्लांट कैसे कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन में भी खाना बना पाते हैं। ठीक है बेटा, इनके लीफ में एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है, एक स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसे बोला जाता है क्रैंस एनाटॉमी। एक क्रैंस मतलब होता है वृत्त, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में आपके सेल्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको लीफ में। ठीक है, अगर ये लीफ एनाटॉमी की बात करते हैं तो बीच में आप देख पा रहे हो दीज आर दी वेस्कुलर बंडल। इसके सराउंडिंग में बेटा सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट है आपके बंडल शीट सेल, जिनकी वॉल थिक होती है, इम्परवियस होती है टू द गैसियस एक्सचेंज, और उसके सराउंडिंग में आप देख पा रहे हो क्या, मेसोफिल सेल्स को। ठीक है, देखो यही चीज हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, दीज आर दी मेसोफिल सेल, ये आपके क्या थे, बंडल शीट सेल। देखते हैं यहाँ पे खाना कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है पेप्केज एंजाइम और बंडल शीट सेल में प्रेजेंट होता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे CO2 आ गया है और पेप के साथ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ बाइंड हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केज एंजाइम, जो अगेन आपका आगे बना देगा OAA, जो कि 4 कार्बन का एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका 1 कार्बन, इसके 3 कार्बन, कितने हुए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड 4 कार्बन का है, इसीलिए नाम इज द C4 साइकिल। ठीक है, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये आगे क्या बनाता है, मैलिक और एस्पर्टिक एसिड को, और ये थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा चला जाएगा आपके किसमें, बंडल शीट सेल में। ठीक है, अब ये जो मैलिक और एस्पर्टिक एसिड है ये यहाँ पे फॉर्म करेगा पायरुविक एसिड को। बेटा ये 4 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का थे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक कार्बन रिलीज हुआ है, वो हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने अभी अभी देखा था कि बंडल शीट सेल में प्रेजेंट क्या है, रुबिस्को प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ से CO2 रिलीज होने लग गया, मतलब रुबिस्को के सराउंडिंग में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो ये CO2 को लेके आ जाएगा RUBP के साथ, मतलब ये चला देगा C3 साइकिल को, और यहाँ पे आपका बन जाएगा खाना। ठीक है, अभी पायरुविक एसिड का क्या होगा, तो बेटा अगेन ये प्लाज्मोडेस्माटा से चले जाएगा आपका मेसोफिल सेल में, जहां पे ये रिजनरेट कर देगा PEP को, एंड ड्यूरिंग द रीजनरेशन अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज। ठीक है, अभी देखो हमने C3 साइकिल पढ़ी है और अभी पढ़ रहे थे C4 साइकिल। हमने एक चीज नोटिस करी है कि चाहे प्लांट C3 हो या चाहे प्लांट C4 हो, एक जो साइकिल है जो कॉमन है वो क्या है, C3 साइकिल। इसका मतलब यह है कि ये यूनिवर्सल है, जब भी प्लांट को खाना बनाना है तो वो कैसे बनेगा, C3 साइकिल से ही बनेगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया था, वो स्टोर होना है तो स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होना है तो सुक्रोज के फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी दूसरी चीज, अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रुबिस्को है, हमने पढ़ा था कि रुबिस्को देखो O2 के साथ भी बाइंड हो सकता है, CO2 के साथ, मतलब O2 के लिए भी उसके पास एफिनिटी है, CO2 के लिए भी है, पर वहां पे अगर ये O2 के साथ बाइंड होता है तो फोटो रेस्पिरेशन चलाता है, क्योंकि इनके बंडल शीट सेल में ये एंजाइम प्रेजेंट है जिसकी सेल वॉल क्या है, इम्परवियस है टू द गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे गैसेस नहीं आ सकती है, इसीलिए तो बेटा हमने CO2 को एसिड में, फिर इस एसिड को इधर डाला और फिर यहाँ पे CO2 रिलीज करवाया है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, वो चलेगी क्या, नहीं चलेगी। यही चीज आपको याद रखनी है, मतलब हमेशा ही C4 प्लांट में खाना बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट ऑफ द नेचर। और एक चीज और याद रखनी, यहाँ से CO2 आया, यहाँ पे पेप्केज ने उसका एक बार फिक्सेशन किया और फिर से यहाँ पे भी CO2 रिलीज हुआ और उसका रुबिस्को ने फिक्सेशन किया। मतलब आपके C4 प्लांट में CO2 का ट्वाइस फिक्सेशन हो रहा है। इनिशियल फिक्सेशन कौन कर रहा है ये याद रखना है, और फाइनल फिक्सेशन कौन कर रहा है ये याद रखना है। ठीक है, कौन सा एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, C3 साइकिल कौन से सेल में चल रही है, ये सारी चीजें आपको इस साइकिल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट बात, T3 साइकिल में जब एक साइकिल चली तो 3 ATP 2 NADPH यूटिलाइज हुए। यहाँ पे C4 साइकिल, जब एक C4 साइकिल चल रही है तो यहाँ पे अगेन रीजनरेशन के टाइम भी 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब जब एक CO2 का फिक्सेशन होगा
तो आपके 5 एटीपी और 2 NADPH यूटिलाइज हुए। इसका मतलब अगर पूरा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो 6 CO2 चाहिए, तो इसके लिए 30 एटीपी और 12 NADPH आपका प्लांट यूटिलाइज करेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको C4 साइकिल के बारे में हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द C3 एंड C4 साइकिल। आई होप इससे आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।